हेलो एवरीवन। वेलकम टू लेट्स रिकॉर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे, आज हम बात करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के मीनिंग को, उसके बारे में जानते हैं बाकी ऑथर्स ने क्या कहा है और क्या क्या व्यूज रहे हैं। तो पहले जानते हैं इसका मतलब कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो आप जानेंगे कि स्पैन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया। स्पैन मतलब एक एरिया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस, किसका, कंट्रोल का। इसका मतलब आप अगर लिटरली देखते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं अगर, तो ये होता है कि वो एरिया जो आपके कंट्रोल के अंडर है। एरिया में कौन आएंगे, आपके वर्कर्स आएंगे। तो कितने वर्कर्स आपके कंट्रोल के अंडर हैं, वो होता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स और द यूनिट्स ऑफ वर्क that an officer can personally direct, control, or supervise. It is also known as span of supervise और span of management. तो यही कि आपके अंडर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्क कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का हायरार्की से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसको हम वेरियस पॉइंट से पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हायरार्की के साथ रिलेशन क्या है। स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर बड़ा होता है तो क्या होता है, छोटे होने की क्या कंडीशंस हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, there is a close relationship between hierarchy and span of control. That is, the number of levels in a hierarchical organization depends upon the span of control of a superior officer. Narrower span of control increases the number of levels in the organization. तो ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है कि ये इतने वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं, बट ऐसा है कि एक वर्कर के अंडर दो ही लोग काम कर सकते हैं, तो इनके ऊपर एक होगा, इनके ऊपर एक होगा, इनके ऊपर एक, इनके ऊपर एक, इनके ऊपर एक एंड इनके ऊपर एक। अब वापस से जब होगा कि दो लोगों के ऊपर काम करेंगे ये, एंड देन वापस से एक और इंसान को लेना पड़ेगा और इसके लिए एक और। तो अब ये अल्टीमेट जाके इतना, तो आपकी हायरार्की कितनी बढ़ गई है, देखिए ज्यादा हो गई ना। बट यहीं अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉड है, सेम नंबर ऑफ पर्सन के लिए, ये देखिए, इसमें पहले हमने टू लिए थे, इस बार हम फोर लेते हैं। फोर ले लिए, यहाँ पे आ गए, एंड थ्री को तो वैसे ही संभाल सकते हैं, फोर तो है। इस पे आपका हायरार्किकल ऑर्डर छोटा हो गया। तो यही कहना चाहते हैं कि जितना आपका हायरार्किकल ऑर्डर छोटा होगा, उतने ही आप बड़े लोगों को कंट्रोल में ले रहे हैं, मतलब आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज है। और अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत छोटा है तो आपके हायरार्किकल ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। On the other hand, wider or larger span of control decreases the number and thereby results in a flat structure. व्यूज ऑन लिमिट देखते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल की लिमिट क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के क्या क्या व्यूज हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन described in psychology by V.A. Grenicius, the French management consultant. This concept says that there is a limit to the number of things one can attend at the same time. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है साइकोलॉजी का, कि एक लिमिट होती है आपकी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप कितनी चीजों को अटेंशन दे सकते हो। आपने सुना होगा कि पढ़ाई करते हुए आपको लोग कहते हैं कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्यों कहते हैं, इसीलिए कि आपकी जो अटेंशन है वो डिवाइड होती है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कुछ चीजें ही हैंडल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, span of attention of a human being is limited as there are limits to range of human capacity and attention applied to the job of supervision of subordinates by the superior. हम देखते हैं डिफरेंट राइटर्स के एग्जैक्ट लिमिट क्या कहते हैं। सर आयन हैमिल्टन फेल्ट दैट अ सुपरवाइजर कुड सुपरवाइज 3 to 4 सबऑर्डिनेट्स। वीए ग्रेक्यूनस क्या कहते हैं, वर्क ऑफ अंडर 6 सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली। उर्विक बिलीव करते हैं that a superior can supervise directly 5 to 6 subordinates at the higher levels, whereas span of control varies from 8 to 12 at the lower levels. उर्विक क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत ज्यादा ऊपर है तो वो 5 to 6 पीपल हैंडल कर सकता है, और अगर बहुत नीचे है वो तो 6 to 7, मतलब जितनी आपकी पोस्ट छोटी होगी आप उतने ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकते हैं डायरेक्टली अपने अंडर। इसका एक रीजन है जो आगे जाके आपको समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे।
वेयर द वर्क इज मोर सिंपल एंड रूटीन। ज्यादा लोगों को नीचे क्यों अंडर कर पाते हैं, क्योंकि वो वर्क जो है आपका रूटीन वर्क होता है। उसके अंदर कोई आपको अलग से क्रिटिकल एनालिसिस, थिंकिंग, ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपको बस क्या करना है, रूटीन टास्क परफॉर्म करना है। तो एक वर्कर जिसको आके बस फैक्ट्री में आके शूज बनाने हैं, तो उसके उनके ऊपर कितना एक मैनेजर ऑब्वियसली वर्क कर सकता है 10 to 15 वर्कर्स के ऊपर, क्योंकि उनका रूटीन वर्क है, उनको पता है उन्हें क्या करना है। उनको वहां पे बैठ के कुछ चार्ट, डेटा चार्ट से बनाने हैं, कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करनी है। बट वहीं पे जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो उनका जो वर्क है वो डेटा एनालिसिस का है, चार्ट मेकिंग का है, कुछ रिसर्च कैरी आउट करने का है, या फिर अदर एक्सपेरिमेंट्स करने का है, तो ऐसे टाइम पे आप ज्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाता है। American Management Association stated that a superior could supervise 9 subordinates. According to VA Gracianus, while the number of subordinates reporting directly to an executive increases arithmetically, the number of potential relationship increases geometrically. आपने 10 तक मैथ पढ़ी है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आप जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो आपका नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव को, वो अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है। कैसे? जैसे ये अथॉरिटी है, इसको दो ने करा, इन दोनों को दो ने करा, इन दोनों को दो ने करा, ये आपका अर्थमेटिक मीन से इंक्रीज हो गया। ठीक है। बट ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, कि देखिए जब ये तीन थे, इनके बीच में कैसे रिलेशन हो सकते थे, या तो इन दोनों के बीच, या इन दोनों के बीच, या इन दोनों के बीच। बट जैसे ही बढ़े, कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इन दो के बीच हो सकता है, इन दो के बीच हो सकता है, इन दो के बीच हो सकता है। तो ये यही कह रहे हैं कि आपका जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाता है, आपके नंबर्स तो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होते हैं, बट आपके जो रिलेशनशिप है, सॉरी, नंबर्स आपके अर्थमेटिकली इंक्रीज होते हैं, बट जो आपका रिलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है। Though there exists no unanimity over laying down a definite number constituting the span of control, there is a general agreement among writers on administration that the shorter the span, the greater will be superior subordinate contact, and in sequence, more effective control, supervision, and direction. तो ये तो आपको पता ही है कि जितना छोटा कंट्रोल होगा, आपका जो सुपरविजन है वो उतना डायरेक्ट होगा, आपके वर्कर सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशंस अच्छे डेवलप होंगे। He says there are dangers inherent in excessively limited span of control, such as the risk of detailed supervision of the subordinate and the resultant failure to stimulate them or to fully use their capacities. फैक्टर्स क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट ऑफ फंक्शन, आप कैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इट रेफर्स टू टाइप और नेचर ऑफ वर्क, कि आपका वर्क का नेचर क्या है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा होगा जब आपका इजी, रूटीन, मैकेनिकल और होमोजीनियस करेक्टर का फंक्शन होगा, रेदर देन अगर वो डिफिकल्ट है, नॉन रूटीन फंक्शन है, इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आता है, या फिर हेट्रोजीनियस कैरेक्टर में है। होमोजीनियस मतलब एक तरह की, सिमिलर तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, हेट्रोजीनियस मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑफ वर्क हो रहे हैं। In this context, Ruther Gulick observed that a chief of public works can deal effectively more direct subordinates than an army general because of his immediate subordinates in the Department of Public Works will be in the general field of engineering, while in the army there will be many general different elements such as communication, chemistry, and so on. Second factor जो है आपका टाइम का। स्पैन ऑफ कंट्रोल मोर कहाँ पे होता है? इन न्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस। छोटा होता है आपका जब नई ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है वर्कर्स को कंट्रोल कैसे करना है। आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या नए इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अभी एक नई इस्टेब्लिश हुई है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हमेशा छोटा रहेगा। बट जब वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे जाके ओल्ड हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, उसका वर्क रूटीनाइज्ड हो जाता है। लोगों को पता होता है कि ये इश्यू अगर आया है तो हमने पहले इसको ऐसे कंट्रोल किया था, अभी भी इसको ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज कर देते हैं। देखो, दिस इज बिकॉज इन older organizations things get stabilized, newer relations organization have few precedents. फिर स्पेस, इट रेफर्स टू द प्लेस ऑफ वर्क टू बी सुपरवाइज्ड, कि कैसी जगह पे आपको सुपरविजन देना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मोर कहाँ होगा? व्हेन द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट टू बी सुपरवाइज्ड आर अंडर द सेम रूफ, कि अगर सुपरवाइजर एंड द पीपल हु आर गेटिंग सुपरवाइज्ड आर वर्किंग अंडर द सेम रूफ, तो क्या होगा, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज हो जाएगा, आप उनके ऊपर
डायरेक्ट नजर रख सकते हैं। बट जब आप दोनों अलग अलग जगह पे काम करते हैं, in this context, Lyndon Ulrich make a distinction between direct supervision and access to the boss, implying that while a superior can directly supervise only a few subordinates, he can introduce some flexibility in an organization by allowing more subordinates to have access to him. फिर फोर्थ आपका पर्सनैलिटी। आपका जो सुपरवाइजर है या फिर आपके जो वर्कर हैं, दोनों की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना इनलार्ज होगा। ऐसे द span of control is more when the supervisor is intelligent, energetic and tactful than when he is weak, dull and incompetent। अगर आपका सुपरवाइजर इंटेलिजेंट है, अगर आपका सुपरवाइजर एनर्जेटिक है, अगर उसको टैक्टिक्स आती हैं, कैसे टास्क को हैंडल किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम को संभाला जाता है, तो वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और ये तब भी ज्यादा हो सकता है जब सबऑर्डिनेट्स जो है आपके ट्रेन्ड हों और एक्सपीरियंस्ड हों, वेदर देन व्हेन दे आर अनट्रेन्ड और इनकॉम्पिटेंट। और अगर आपके सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ट्रेंड हैं, तो चाहे कोई नया मैनेजर भी आया हो, चाहे वो उनसे एज में छोटा हो या फिर एक्सपीरियंस में छोटा हो, बट अगर वो वेल ट्रेंड है, वो खुद अपने वर्क को हैंडल कर सकते हैं कि उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज हो जाए, भले ही उनका सुपरवाइजर इनकॉम्पिटेंट हो। In addition to the above, the span of control also depends on the following factors। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी अथॉरिटी डेलीगेट करी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल देखेंगे। ट्रेडिशंस क्या चलते आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एनवायरनमेंट कैसा रहता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वर्कर्स और सुपरवाइजर के अंदर, तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज हो सकता है। अगर इश्यूज टाइम टू टाइम डेवलप होते रहते हैं, तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होगा। एंड टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन की आप कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं उसके ऊपर भी ये लार्जली डिपेंड करता है। According to the report of Committee on Administration in 1972, the span of control is largely in following cases। कहाँ पे होगा देखिए, energetic, skilled, intelligent and competent superiors, competent, well trained and experienced subordinates, if the work is routine and homogeneous, वर्क जो आपका वेल प्लान्ड हो, स्टाफ का असिस्टेंस आप यूटिलाइज करते हो अच्छे से, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का आपका चैनल हो, और आप एक ही सेम रूफ के अंडर अगर वर्क कर रहे हो तो। अब देखते हैं हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिलेटेड है इससे। अथॉरिटी आपको पता है क्या होती है, सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर, कि ऐसी पावर जो लोगों को किसी वर्क के लिए कोऑर्डिनेट करवाती है। दैट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको ये याद रखना है कि जो अथॉरिटी है एंड पावर, ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं। आप जैसे कभी किसी को देखें, वो एक पावर कैरी करता हो इंसान की, उसकी कोई पोस्ट नहीं है, बट ही हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस समथिंग, कि वो अपना वर्क करवा सकती है। ऑथोरिटी को और पावर को ये बोलते हैं द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। तो पावर तब हो सकती है कि मान लीजिए कोई गुंडा है, वो किसी को बोल दे कि आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसकी पावर है, बट वो अथॉरिटी नहीं कहलाएगी कभी। अथॉरिटी कब होती है, व्हेन इट इज बैक्ड बाय लॉ। वो जब लेजिटिमेट होती है, लेजिटिमाइज्ड होती है, कि अगर कोई एक ऑफिसर है जो एक ठेले के ऊपर गया है और उनको बोला है कि आपने इंक्रोचमेंट कर रखा है, इसको आपको हटाना होगा, तब वो जो है वो उनकी पावर नहीं है, वो उनकी अथॉरिटी है, उनके पास लीगल बैकहैंड है, ये वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी लॉ ने उनको दी है। ये डिफरेंस होता है आपका अथॉरिटी और पावर के अंदर। Another the defining characteristic of authority is legitimacy। ये देखिए authority की characteristic क्या है, legitimacy। While that power is coercion, power का है coercion, की जबरदस्ती करवाना। Authority is the legitimate power of the office holder। There are three sources of authority in public administration। First है law, second tradition, कि ऑर्गेनाइजेशन के कैसे नॉर्म्स चलते आ रहे हैं, क्या क्या कोड्स हैं, वर्क हैबिट्स हैं, एंड डेलीगेशन। According to Millet, administration needs sufficient authority in the following four areas to discharge their duties effectively: to decide the objective and purpose of the activities, to create and organize the structure needed to execute the program efficiently, to determine budgetary requirements, to appoint, motivate, appraise and discipline personnel in the organization। इसलिए आपको अथॉरिटी चाहिए होती है। फिर हम देखते हैं थ्योरीज क्या क्या है। देर आर टू थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी। क्या है, वन इज पोजिशनल अथॉरिटी सपोर्टेड बाय द क्लासिकल थिंकर्स, एंड द अदर इज एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। तो पोजिशनल अथॉरिटी क्या कहती है, पोजिशनल अथॉरिटी कौन कौन से लोगों के थ्योरीज के अंदर आती है। फर्स्ट आपके मैक्स वीबर एंड हेनरी फ्योल। मैक्स वीबर क्या कहते हैं, अथॉरिटी इज द विलिंग एंड अनकंडीशनल कंप्लायंस ऑफ पीपल
resting upon their belief that it is legitimate for the superior to impose his will on them and illegitimate for them to refuse and obey. ये बिल्कुल आपका ट्रेडिशनल व्यू है कि जो सुपीरियर ने कहा है, जिसके पास अथॉरिटी है, आपको उसको विदाउट एनी क्वेश्चन मानना होगा। आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। हेनरी फेलियर कहते हैं अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। बट जैसे जैसे आपका बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता गया, ये किसके ऊपर डिपेंड करने लगा? मोर देन सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स के पास आ गया कि अब अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो ही अथॉरिटी मानी जाएगी। देखिए, सबसे पहले चेस्टर बर्नार्ड ने इसको रिजेक्ट किया था और क्या कहा था? He advocated the acceptance of theory of authority. According to this theory, the basis of legitimacy of superior authority is the acceptance lended by the subordinate. ये कह रहे हैं कि आपकी अथॉरिटी या पावर कितनी ही बड़ी हो, वो तब तक लेजिटिमेट हो ही नहीं सकती है जब तक सबऑर्डिनेट उसको मान नहीं रहे हैं। तो ये डिपेंड ज्यादा करता है कि अगर सबऑर्डिनेट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी अथॉरिटी को तो वो लेजिटिमेट होगी। A superior can exercise authority only when it is accepted by the subordinate. He defined authority as the character of a communication in formal organization by virtue which is accepted by contributor or member of the organization as governing or determining what he does or is not to do so far as the organization is concerned. And according to Bernard, जो सबॉर्डिनेट है वो अथॉरिटी कब एक्सेप्ट करेगा? देखिए, उसके चार रीजन दिए थे उन्होंने। व्हेन ही अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, की फर्स्ट तो वो तब मानेगा जब उसको समझ आ जाए कि काम करना क्या है एक्चुअली। मान लीजिए आपके सुपीरियर ने आपको ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर देके चले गए, बट उन्होंने इतनी फास्ट इंग्लिश बोली या फिर इतना फटाफट कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में बोला कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया। तो जब आपको कम्युनिकेशन ही अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप अथॉरिटी को कैसे मानेंगे? तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजिबिलिटी। सेकेंड है व्हेन इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि आपके, और जैसे हम पुलिस ऑफिसर्स को, लॉयर्स को देखते हैं, जब उनके अंडर इंटर्न करने आते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनसे बहुत अपना हाउस होल्ड कोर्स का वर्क भी कराते हैं, जबकि वो लेजिटिमेट नहीं है। तो अथॉरिटी उनकी तब भी नेग्लेक्ट करी जा सकती है, सबऑर्डिनेट्स उनकी अथॉरिटी नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से रिलेटेड नहीं है। व्हेन इट इज इनकम्पैटिबल विद हिज पर्सनल इंटरेस्ट एज अ होल। और ऑब्वियस सी बात है, आप तब तो मना करेंगे ही करेंगे कि अगर आपको कोई, आपका सुपीरियर ऐसा वर्क दे दे जो भले ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस में आता हो, बट आपका जो इंटीग्रिटी है, आपकी जो विल पावर है, आपकी जो सोल है, वो उसको काम करने के लिए राजी नहीं होती है, तब भी वर्कर जो है काम नहीं करेगा, अथॉरिटी को मानेगा नहीं। एंड व्हेन ही इज एबल मेंटली एंड फिजिकली टू कंप्लाई विद इट। ये ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि आपने किसी काम करने की चीज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, बट उतनी अथॉरिटी उसके पास नहीं है। मान लीजिए उसको कहीं से कुछ पैकेज लेके आना है या फिर डिलीवर करना है, अब उसके पास जब तक मीन्स ही नहीं होगा, फिजिकल मीन्स ही नहीं होगा ट्रैवल करने का, तब तक वो अथॉरिटी को कैसे मानेगा? तो फिजिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है आपकी। बर्नार्ड फर्दर एड्स that the acceptance of authority is facilitated by the zone of indifference। बर्नार्ड ने आपका दिया था जोन ऑफ इंडिफरेंस, ये आपको याद रखना है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस किसने दिया था वो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। He says that the order will be accepted by the subordinate so long as they fall within it this zone। बर्नार्ड क्या कहते हैं, जोन ऑफ इंडिफरेंस के अंदर जब तक आते हैं आपके ऑर्डर्स, तब तक अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। Hence, executive should only issue only those orders which fell in this zone। Like the Bernard, Simon also advocated the acceptance theory of authority। He defined authority as the power to make decisions which guide the actions of another। तो आ ही गया आपका जोन ऑफ इनडिफरेंस, किसने दिया था? जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, साइमन ने। फिर टाइप्स हैं अथॉरिटी के बहुत सारे। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? जो मैक्स वेबर ने दी थी, तीन तरह की अथॉरिटी थी। ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिशन से चलती आ रही है, जैसे कोई राजा है, उनकी हम बात मानते आ रहे हैं, वो राजा हैं तो वो जो कहेंगे वही रूल होगा, तो ये होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, वो कोई ऐड करते हैं, उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट किया, तो उनकी एक अथॉरिटी आती है, भले ही वो लेजिटिमेट ना हो, बट एक पर्सनैलिटी है, करिश्मा है, कि जब वो बोलेंगे तो नेशन हियर्स। आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी कोई ऐसी पोस्ट होती है,
वो होती है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की, उस पर्सन के करिश्मा से डेवलप होती है वो। एंड थर्ड आपकी लीगल रेशनल अथॉरिटी, जो बेस्ड होती है रूल्स लॉस एंड रेगुलेशन के ऊपर। एमिटाई एटिजियोनी ने भी थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन किया है अथॉरिटी का। एक होती है कोर्सिव अथॉरिटी, मतलब जो जोर जबरदस्ती करवाई जाती है, पनिशमेंट लाइक नेगेटिव रिवॉर्ड्स, फिजिकल थ्रेट्स एंड सो ऑन। एक होती है नॉर्मेटिव अथॉरिटी, जो बेस्ड होती है मैनिपुलेशन ऑफ सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स पे। एंड थर्ड है यूटिलिटेरियन अथॉरिटी, कि आप जब किसी को मटेरियल रिवॉर्ड्स देते हो, कि आपको किसी ने काम बोला, आपको पता है अगर मैंने ये काम कर दिया तो वो मुझे पनिशमेंट देगा, तो वो है कोर्सिव अथॉरिटी। और अगर कर दिया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, वो है यूटिलिटेरियन अथॉरिटी। फिर आती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ पढ़ी जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बाय प्रोडक्ट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू अचीव द रिजल्ट्स म्यूचुअली डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन बाय हिज superiors and himself. Responsibilities of two type. First है operating responsibility and second है ultimate responsibility. The former can be delegated to the subordinate. जो operating responsibility है उसको आप delegate कर सकते हैं, कि आपके superior को एक work मिला, उन्होंने ऑपरेशन रिलेटेड वर्क था, वो आपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया, तो ये डेलीगेटेड है। बट जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं होगी, कि अगर सब ऑर्डिनेट ने वो काम गलत कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो सब ऑर्डिनेट के ऊपर नाम नहीं आएगा। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी सुपीरियर की थी, उसी को ही इसका जवाब देना होगा। ये है आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू फेयोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटर रिलेटेड। ये देखिए, ये दोनों इंटर रिलेटेड है एंड कमेंसुरेट। In other words, authority is not to be conceived of apart from responsibility. That is, apart from sanction, reward, or penalty, which goes in the exercise of power. Responsibility is a corollary of authority. It is its natural consequence and essential counterpart. And whosoever authority is exercised, responsibility arises. जहाँ पे भी authority exercise होगी, responsibility आपकी आएगी ही आएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो सकती है आपकी? पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल, प्रोफेशनल, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। Political responsibility denotes responsibility of the administrative agencies toward public welfare, that is, being responsive to public interest. Professional responsibility क्या होगी? कि आप सिविल सर्विसेज की, कि आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर वर्क करें। इट इज ऑल्सो नोन एज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। आज हमने पढ़ा है स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम करेंगे बाकी का जो टॉपिक्स हैं आपके कल के लेक्चर में। So make sure you like, share and subscribe the channel. Goodbye.